नमस्कार, दिल्ली के जंतर मंतर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और इंडिया अलायंस का एक बड़ा प्रदर्शन इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। आपको पहले नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। तमाम ये भीड़ देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो विरोध में आए हैं उन सांसदों को निलंबित करने के कि जो संसद से बाहर कर दिए गए हैं, पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिए गए हैं। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगभग 150 सांसद बाहर कर दिए गए हैं संसद से एक झटके में, एक हफ्ते के अंदर। और यहाँ मौजूद लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इस पर सवाल लगातार पूछ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है। 146 सांसद जो हैं बाहर कर दिए गए हैं, पूरे सत्र के लिए बाहर है, एक ही सेशन बचा हुआ है। क्या करेंगे अब? कुछ नहीं होगा। अब नरेंद्र मोदी जी संसद को अपनी निजी प्रॉपर्टी समझेंगे। हाँ। और क्या, अब नरेंद्र मोदी जी को उसमें सोना है, खाना है, पीना, रहना है, क्योंकि देश अब उन्होंने एक तानाशाह तरीके से चलाना है। देश को तानाशाह तरीके से चलाना है, जो मर्जी करे वो। कौन होता है उनको रोकने वाला? लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नेता को तानाशाह बता रहे हैं। और क्या? हाँ। आप मुझे बताओ, 146 सांसद जो आए हैं वो कैसे आए? क्या वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़के नहीं आए? वो कैसे आए? उनकी क्या गलती है? उनकी क्या ये गलती है कि नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से ये पूछ लिया कि चर्चा करो? चर्चा करो, क्यों नहीं करते चर्चा? अरे भाई, चर्चा क्यों नहीं करते? हाँ। जो दोनों आरोपी पकड़े गए, हाँ। क्यों पकड़े गए वो? हाँ। किसके पास पे वो पकड़े गए बताइए आप। पास दिलवा देना अपराध में शामिल होना होता है। अच्छा। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ। बृजभूषण क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? ये जो कल साक्षी मलिक ने इस्तीफा दिया है, अपने आप को दूर करने का काम किया है, हाँ। किसकी वजह से? हाँ। बताइए। हाँ। कौन है जिम्मेदार? बताइए। जगदीप धनखड़, उनकी वजह से अपने आप को दूर किया है। जगदीप धनखड़ की वजह से? हाँ। ये कहाँ से कनेक्शन हुआ? बताता हूँ आपको। बताइए। उसका कारण क्या है? जगदीप धनखड़ जी कहते हैं, हाँ। जगदीप धनखड़ जी कहते हैं कि मेरी मजाक उड़ाई जा रही है। हाँ। मजाक तो उड़ाई गई ना, ये नहीं इमिटेट करना, मतलब आपकी नकल मैं उतारने लगूं तो ये तो एक मजाक ही है ना, उड़ाना। ये क्या है? टप्पा लगाना। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या एक सभ्य प्रधानमंत्री को शोभा देता है? हाँ। है? प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता, एक सांसद को भी शोभा नहीं देता है? हाँ। अरे छोड़ो आप, 5वीं क्लास के बच्चे को भी शोभा नहीं दे सकता। हाँ। उससे पूछो ये ऐसे क्या होता है? हाँ। ऐसे क्या होता है? वो बोले बैठी बात, गंदी बात। तो नरेंद्र मोदी जी 75 साल का आदमी, एक बूढ़ा आदमी, जवान नहीं है, बूढ़ा आदमी है, जिसने देश को देख लिया, सरकारी पैसों से खूब घूमे वो, सुनो, खूब घूमे, कोई अच्छा काम करके नहीं आए, सब कुछ बेचने का काम किया है। हाँ। कोई बनाने का काम नहीं हुआ, सब कुछ। लेकिन वो तो ये भी बोलते हैं कि हमने बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई, उज्ज्वला योजना चलाई, आयुष्मान योजना चलाई, ठीक है, लेकिन ये भी तो एक तरीका है। हाँ जी। आधे तो नाम ही नहीं जानते उसका। मुझको ये बताओ, उज्ज्वला योजना अधिक नाम तो ये अपना। सुनो, सिंपल सी बात है। आप उज्ज्वला योजना बोल रहे हो, आप किसी को पूछो, आप दिखाओ कैमरा, ये मेरे गरीब भाई हैं भाई, ये मेरे दलित भाई हैं, सुनो मेरी बात, ये बेचारे क्यों आए? इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आए। क्यों? क्योंकि आज एक वक्त की रोटी खाने पे मजबूर है ये। पूछो, एक वक्त चूल्हा जलता है इनका, ठंडी बासी सवेरे खाते हैं और सुबह बनता है तो शाम को खाते हैं। और नरेंद्र मोदी 3 लाख की सब्जियां खाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? समझ रहे हैं? ऑर्गेनिक। हाँ। ऑर्गेनिक। हाँ। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि 146 सांसद तो बाहर हो गए पूरे सत्र के लिए, एक सत्र बचा हुआ है, उसमें भी सिर्फ बजट पे डिस्कशन होगा, है ना? और अब करेंगे क्या कि 6 बिल पड़े हुए हैं, उसको तो पास हो जाएंगे आराम से। अब क्या करेगी पार्टी? क्या करेंगे? सभी सारे बिल वो पास कर रहे हैं। हाँ। उनकी मर्जी से पास हो रही है, सब कर रहे हैं। हाँ। कुछ नहीं हो रहा। हाँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, तानाशाह तरीके से सब कुछ पास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ये सांसदों का जवाब क्यों नहीं देते? बात क्यों नहीं करते? चर्चा क्यों नहीं करते? क्यों भागते हैं? क्यों मीडिया के सामने आके बात क्यों नहीं करते? और संसद के अंदर संसद में बात नहीं करते। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि अनरूली बिहेवियर होता है, संसद में नारे लगाए जाते हैं, वेल में आ जाते हैं, पर्चे दिखाए जाते हैं। मैं बता दूं आपको,
ये देश गांधी से भी चलेगा, ये देश शहीद भगत सिंह से भी चलेगा। पर्चे दिखाए जाएंगे भगत सिंह की तरह और गांधी की तरह, छाती दिखाई जाएगी कि मार गोली जो मार सकता है। याद रखिए ये सारी संस्थाएं आज गिरवी है, ईडी सीबीआई गिरवी है आज। क्यों जांच नहीं होती? फरुखाबाद में 800 मशीनें जलाई जाती हैं, क्यों? आप कहते हो कि देश शक्तिशाली बन रहा है अमेरिका की तरह, आप कहते हो ये देश जापान की तरह शक्तिशाली बन रहा है, आप कहते हो ये देश जर्मनी की तरह टेक्नोलॉजी बन रहा है, शक्तिशाली बन रहा है। तो मैं बता दूं आपको, वहां पर आज भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, पता है आपको? और यहाँ क्या होता है? 420 तरीके से ईवीएम के द्वारा चुनाव होते हैं। आप बटन दबाओ कांग्रेस पे, वोट कहाँ जाता है? बीजेपी। बटन कहाँ जाता है? वोट कहाँ जाता है? कमल पे। समझ रहे हो मेरी बात? आप मुझे बताइए, क्या इस देश के अंदर जो हो रहा है वो सही हो रहा है? याद रखिए, चालाकी 4 दिन की होती है और ईमानदारी बरसों तक जीवित रहती है। आप नेहरू जी के बराबर ही कर रहे हैं? लेकिन ये भी बताइए, नहीं बताइए, ठीक है, आप मुझे बताइए, नेहरू जी के बनाए हुए इंस्टीट्यूशन में आज नेहरू जी के बनाए हुए इंस्टीट्यूट में आप बताइए, ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, गूगल, ट्विटर, आप समझ रहे हो, सीईओ, कहाँ पढ़ाई की है उन्होंने? भारत के अंदर आईआईटी, आईआईएम से पढ़ाई की है। और आप बताइए ये क्या बना रहे? ये गोडसे की तरह लोगों को आतंकवादी बना रहे हैं ये लोग। बता दूं मैं आपको, भुखमरी से लोग आज मर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? फिल्में दिखाई जा रही है। पहले फिल्म चलाई थी कश्मीर फाइल्स पे, सुनिए, कश्मीर पे जो 46 जवान शहीद हुए, क्या उसकी जांच हुई? बताइए। बिल्कुल। अब मैंने सुना है कि अटल पे फिल्म बन रही है, अटल बिहारी वाजपेयी। क्या चंदा दिखाएंगे? जो देश का चंदा खा गए ये लोग, बताइए, अटल पे चंदा दिखाएंगे? और सुनिए, ये लोकतंत्र जीवित था कांग्रेस के कार्यकाल में, ये लोकतंत्र जीवित था कांग्रेस के समय जब देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस से थे। सोचिए, क्या अटल बिहारी वाजपेयी की हिम्मत थी कि उस संसद भवन में रेलगाड़ी ले जाते? बताइए आप। आज आप साइकिल तक नहीं लेके जाने देते, आदमी को नहीं लेके जाने देते, बताइए आप। मैं बता दूं, ये लोकतंत्र की मजबूती थी उस वक्त के सबको अधिकार था, संविधान के तहत सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार था। और आज क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के ज़माने में प्रोटेस्ट बिल्कुल आसानी से हो जाते थे, लाठियाँ नहीं चलती थी, वाटर कैनन नहीं चलते थे, तब भी चलते थे, आज भी चलते हैं। भाई मैं बता दूं आपको, आप पुराने पोथी पन्ने खोल लो कि किसी को भी आंदोलन में गिरफ्तार किया गया हो, और गिरफ्तार किया गया है तो उसे छोड़ दिया गया है। मेरे पर आज 30 से ज़्यादा केस हैं भाई, 30 से ज़्यादा केस है मेरे पे। इस लंगड़ी लूली बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए मैं केस खा रहा हूँ, मगर मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ, खाऊंगा, सो भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुनो, मैं बताता हूँ आपको, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2013 की बात बताता हूँ, सुनो। ये रामलीला मैदान है, क्या है? रामलीला मैदान, जिसमें एक अन्ना हजारे लुटेरा आया था। अन्ना हजारे लुटेरा नहीं, आपकी सरकार के खिलाफ बोला जाए तो वो लुटेरा होगा, ये क्या बात हुई? सुनो बताता हूँ, आपका सवाल सही है, क्योंकि आप जैसे भाइयों ने इस पत्रकारिता को सही से कर रखा है। नहीं तो ये जो राष्ट्रीय मीडिया क्या कर रही है, सच्चाई नहीं दिखाती। मगर धन्यवाद आपको कि आप सच्चाई दिखा रहे हो। और मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ इस रामलीला मैदान की कहानी। आप मुझे बताइए, अन्ना हजारे आया था, उसने धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा करा, उसमें कानिया बाबा रामदेव भी आया था। नहीं, भाषा खराब ना की जाए, ऐसे किसी को ऐसे बोल लेना गलत बात है। जर्सी गाय, बछड़ा, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, अगर वो गलत बोले जरूरी नहीं है आप भी बोले। मैं गलत नहीं बोल रहा, मगर उस आदमी ने इन लोगों के साथ धोखा किया, इनके साथ, इनको ये कहा है ये युवा है, सुनो ये युवा है, ये नौकरी नहीं कर सकता। क्यों? इनको सपना दिखाया रोजगार का, समझो, इनको सपना दिखाया 35 रुपए पेट्रोल का। आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? और सुनो, रामलीला मैदान में
अन्ना हजारे ने क्या किया, पूर्ण स्वराज का बोला, बिल्कुल। वाह, आज इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, चाहे उसमें ईवीएम हो, चाहे उसमें महिलाओं के पर उत्पीड़न हो, चाहे युवाओं के साथ धोखा हो, चाहे बढ़ती महंगाई हो, बढ़ती अराजकता हो, और तो और इस हिंदू मुस्लिम की आग जलनी हो, गरीबों को आग में जलने का काम हो, और दलितों पर टॉयलेट करने का काम हो। ये किसकी सरकार में मुमकिन है? नरेंद्र मोदी की सरकार में मुमकिन है। और याद रखिए, वो दिन दूर नहीं कि नरेंद्र मोदी जी, आप अपने जीते जी अपने नाम की स्टेडियम बना रहे हो, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अपने नाम की मूर्तियां बना रहे हो, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इस देश में जो कुर्बान हुआ है ना, उनके नाम से चलेगा। जो शहीद हुआ है उसके नाम से चलेगा, चाहे कुछ भी कर लो। आप सरदार पटेल से प्यार करते हो और उनका नाम चेंज कर देते हो, है? लेकिन उनकी मूर्ति बनाते हैं, क्या विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाते हैं उनके नाम। डैम किसने बनाया था? किसने बनाया था? बिल्कुल ठीक। सरदार सरोवर डैम किसने बनाया था? बताइए। नेहरू जी ने। नेहरू जी चाहते हो अपने नाम से कर देते? बताइए आप, बताइए आप। बिल्कुल, ये गलत हो रहा है इस देश के अंदर। और वो मैं बता रहा हूँ आपको, सब छोड़ो, सब खत्म करो, कुछ भी कर लो जतन, इस देश का इनके राज में होगा पतन। चालाकी 4 दिन की होगी, ईमानदारी बरसों तक जीवित रहती है। बता। ठीक। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अरुण मलिक है। अच्छा, क्या पोस्टर? हाँ, कंप्लीट करके जाइए, बताइए। एक लाइन। ये सरदार मनमोहन सिंह जी को क्या कहते थे? क्या कहते थे? मोनी बाबा। आपको मैं बता दूं, मेरे ये बुजुर्ग, हाँ जी, 80 साल के हो गए जी, ये आए हैं, ये देखने के हो क्या रहा है। याद रखो, इस देश को आजाद कराने में शहीद भगत सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। बिल्कुल। और ये उनके वंशज हैं। और जीडीपी मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में अरबी घोड़े की तरह दौड़ती थी, आज रेंग रही है। और मैं बता दूं, मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था? मैं जा रहा हूं, मगर मुझे पता है मेरे बाद ये देश चल नहीं पाएगा। और जब पूरे देश में भूखमरी थी ना, एक भारत बचा हुआ था, याद रखना इस बात। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण मलिक है। हाँ जी, आपने पोस्टर पकड़ा, उसके बारे में थोड़ा समझाइए। देखिए, ऐसा है, मेरी ये मांग है, देश की जनता की मांग, 2024 में बैलेट पेपर पर चुनाव हो। झोले में नोटबंदी के घोटाले ही घोटाले। 2000 का नोट चला ना सके, वो सरकार क्या चलाएंगे? ईवीएम वोटों के घोटाले, ईवीएम में वोटों के घोटाले हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमेशा बात ईवीएम में घोटाले की तब आती है जब कांग्रेस हार जाती है। जब बीजेपी हारती है तब तो कोई नहीं बोलता है। देखिए, ऐसा है, हिमाचल में आप जीते तब आपने ईवीएम को नहीं दोष दिया, कर्नाटक में जीते तब आपने दोष नहीं दिया, तेलंगाना में जीते तब दोष नहीं दिया। जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात हार गए आप, तभी आपने दोष दिया। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता, गुजरात की जनता और आपके ये राजस्थान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता सड़कों पर चिल्ला के कह रही थी महिलाएं, हमें मोदी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मोदी की सरकार। सड़कों पे चलाते प्रदर्शन करते थे। लेकिन वो कैसे हुआ? सारे सर्वे फेल हो गए। एक ही दिन में ईवीएम मशीन में ये अब हो गए। सबसे बड़ा घोटाला है। देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के राज में जब चुनाव होते थे, दूसरे दिन या तीसरे दिन काउंटिंग शुरू हो जाती थी। ये एक महीने तक मशीनों को रखना स्ट्रांग रूम में, ये सबसे बड़ा घोटाला है। पहरेदार इनके हैं बाहर, सीसीटीवी कैमरे बाहर इनके हैं। जहां मशीनें रखी गई हैं वहां अंदर कैमरे नहीं हैं। एक महीने का जो घोटाला है, कब्रिस्तान में भी पाएगी मशीनें। उसका पोस्टर बैलेट पेपर की मशीनें तोड़ी गई, टेम्पर किया गया इन मशीनों को। देश के लोगों ने देखा ना, लोगों ने, ये ईवीएम के घोटाले हैं। और आपको मैं बता दूं, ये लोकतंत्र की हत्या है। जो लोग महिलाओं पर अत्याचार करते हैं वो संसद में बैठे हैं। बृजभूषण शर्मा, आप शरण सिंह, वो अंदर बैठे हैं। और आपके दूसरे जो टोनी गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे जिन्होंने किसानों को कुचला, वो अंदर बैठा है। अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा टेनी, वो अंदर बैठा है। रमेश बदूड़ी जो जातिवाचक सूचक शब्द बोलते हैं, वो अंदर बैठे हैं। वो इनको संविधान नहीं नजर आता। संविधान के खिलाफ बोलते हैं, लोकतंत्र के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वो संसद में बैठे हैं। एक सांसद के पीछे 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है एक सांसद। बिल्कुल। लेकिन उसको
आप इस तरह से बाहर कर देंगे, वो सवाल भी ना करे, आप जवाब भी नहीं दोगे, ये तो उसका सवाल करना तो उसका अधिकार है। सवाल तो करेगा सांसद, जवाब देना आपका है। मोदी जी तिल मिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। उनके पास इतनी बड़ी मेजोरिटी है, 303 इकलौते सांसद हैं, ठीक है, वो काहे घबराएंगे कि उनकी सरकार क्यों जा सकती है? ऐसा उनकी सरकार जाएगी। हाँ, उनकी 24 में जाएगी, बिल्कुल जाएगी। ये कहते हैं नमो नमो, हम कहते हैं गयो 24 में, ये गयो हैं। आपको एक चीज बता दें, ये लोकतंत्र में कभी ऐसा हुआ है? मशीनें इनके पास हैं, भ्रष्टाचार की मशीनें इनके पास हैं, जो मर्जी ये कर लें वो साफ हो जाते हैं, इनके पास जाए वो क्लीन हो जाते हैं। बाकी इनको भ्रष्टाचार नजर नहीं आता, अपने पार्टी में इनको भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। और एक देश के विपक्ष में नजर आता है। देखिए, देश के गृह राज्य मंत्री, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये तड़ीपार व्यक्ति है। आज लोग शर्मिंदगी में हैं कि तड़ीपार व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री है, हमें शर्म आती है। लेकिन उन्हें सजा पूरी करके उसके बाद बने, ये तो बिल्कुल नियम के साथ है। सजा जो हुआ किसके राज में? कांग्रेस ने डेमोक्रेसी दिखाई ना जी, दिखाई डेमोक्रेसी। वो ईवीएम मशीन, मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो बड़ा विरोध करते थे, तो अब मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री बने तो ईवीएम का प्यार क्या है इनका? क्या प्यार है इनका? मोहब्बत हो गई है। अब इनको मोहब्बत हो गई, क्योंकि सारे घोटाले इनको पता है कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इसके घोटालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो 2000 का नोट नहीं चला सके देश में, वो सरकार क्या चलाएंगे? बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, उन सबसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और कि किस तरीके का विपक्ष क्या करेंगे नरेंद्र मोदी के, क्या इनको ही बाहर किया जाएगा? देखिए, विपक्ष के करीब 149 सांसद जो है जी, उनको बाहर निकाल दिया गया सदन से, राज्यसभा लोकसभा मिला के। हाँ, राज्यसभा लोकसभा मिला के। और ये जो करने के पीछे कारण है वो ये है कि वो आपको ये बताना चाहते हैं, कितना भी आपको जनता चुन ले, संसद के अंदर वही होगा जो मोदी जी चाहेंगे, संसद के अंदर वो होगा जो अमित शाह चाहेंगे। तो अपनी मोनोपोली दिखाने के लिए, वो अपना अहंकार, अपना मैं जो है उसको साधने के लिए इस तरह की हरकतें की जाती हैं, और वो उन्होंने किया है। डेमोक्रेसी में अगर विश्वास रखते होते, जिस डेमोक्रेसी ने चुन के आपको संसद के अंदर भेजा है, उस डेमोक्रेसी में अगर आप विश्वास रखते होते तो ऐसे अपमान सांसदों का कभी नहीं करते। लेकिन मैम, जो इस मूव के समर्थक हैं और जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है कि अनरूली बिहेवियर, बिल्स पे डिस्कशन नहीं होने दे रहा था विपक्ष, और वेल में जिस तरीके से आ जाना, नारेबाजी करना, इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ के चलते हुए इनको निकाला गया है। क्या कहेंगे? देखिए, पहले भी विपक्ष हमेशा रहा है सदन में, चाहे तब भाजपा विपक्ष में थी, चाहे कांग्रेस विपक्ष में रही हो, विपक्ष रहा है, और विपक्ष बड़ी ईमानदारी से अपने सवाल जवाब करता है। आज जब आपके पास जब जवाब नहीं होते, तब आप इस, और सबसे बड़ी बात है, ये सरकार डिबेट से डरती है, ये सरकार डिबेट में डरती है। यहाँ पे जिस जंतर मंतर पे हम अभी खड़े हैं, इस जंतर मंतर पे क्या महिलाएं नहीं बैठी, क्या छात्र नहीं बैठे, क्या माइनॉरिटी नहीं बैठी, क्या आदिवासी नहीं बैठे, क्या सरकारी कर्मचारी नहीं बैठे? आपने किस चीज़ पे डिबेट की? मजदूर नहीं बैठे, कौन नहीं बैठा? किसान नहीं बैठे, सब बैठे। आपने किस पे डिबेट की? आपने किस पे चर्चा की? कहाँ है वो लोग जिनसे जो चर्चा करने लायक है? इनके वो लोग ही नहीं है, क्योंकि वो अहंकार जो नरेंद्र मोदी की वजह से इनमें है, लगातार सरकार वो चुनाव जीतने के बारे में भी मैं एक चीज़ कहती हूँ कि ये सरकार जो है ये चुनाव जीतती नहीं है, इनको चुनाव जिता दिया जाता है, ठीक है? तो जब सरकार जो है, सरकार को ज़बरदस्ती चुनाव जिता दिया जाएगा, तो फिर जो हो रहा है वो हो रहा है। संसद में सभापति हो, उप सभापति हो, सभी लोग अपनी अपनी मन की करते हैं। लेकिन सर, मैम, जैसे जगदीप धनखड़ स्पीकर अध्यक्ष हैं राज्यसभा के, उन्होंने बोला कि मेरी मौकरी की गई है और उन्हें काफ़ी कष्ट पहुंचा है। उनके बैकग्राउंड पर उन्होंने भी बोला कि मैं किसान परिवार से आता हूं, जाट फैमिली से आता हूं, शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एक तो ये बताइए, इस देश में अमीर आदमी जो है वो अपमानित होने के लिए है, जिसकी जाति सवर्ण है वो अपमानित होने के लिए है। आप थोड़ी भी ऊंची से जाति से, लेकिन मैम नहीं, किसी की जाति के चलते उसको अपमान थोड़ी करने लगेंगे। मेरा जो जवाब है वो ये है कि अगर जाति का ही सम्मान है, तो आप बलात्कारी, जो कहना चाहिए हत्यारे हो, बलात्कारी हो, फ्रॉड करने वाले हो, उनकी जाति कोई भी हो, आप उसे इज्जत से रखिए। यही कहना चाहते हैं कि जाति की इज्जत है। आप अगर गलत करेंगे, इस देश में जवाहरलाल नेहरू को, गांधी जी को इस संसद के अंदर मौजूदा सरकार ने कितनी बार अपमानित किया।
धनखड़ संसद के बाहर भी? संसद के बाहर भी। धनखड़ जी को कितनी बार बुरा लगा, कितनी बार बुरा लगा। कौल ब्राह्मण कश्मीरी पंडित जिसके नाम पे छाती पीटते हैं जी, वो जनेऊधारी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उनके नाम पे अब ब्राह्मण से ऊपर तो धर्म उसमें कोई नहीं हिंदुओं में माना जाता, आप तो उसका भी अपमान करते हैं, तब आपको बुरा नहीं लगता? नहीं, अपमान किसी का भी हो गलत है ना। यहाँ से वो जब जाट बेटियां यहाँ बैठी थी, आपने बैरिकेडिंग कराई, आपने गद्दे हटा दिए, आपने टेंट हटा दिए, आपने यहाँ क्या कुछ नहीं करा, आपने सब कुछ किया, तब अपमान नहीं था। कल वो लड़कियां वहाँ से रोती हुई भाग के, वो बेटी जो है हमारी साक्षी मलिक, गौरव था उसे कि उसने देश के लिए पदक जीता है। आज वो जिस तरह से रोके भागी, हम में से किसी की भावना ही नहीं आहत हुई, हमें बुरा ही नहीं लगा। हम या तो नरेंद्र मोदी वाले हैं, ठीक है, या फिर सारा हिंदुस्तान जो है ना वो बेवकूफ़ है। दो तरह के जो है माइंडसेट लोगों ने बना दिया कि अगर आप मोदी समर्थक नहीं है या आपको सरकार से कोई आपत्ति है तो वो व्यक्ति विशेष से आपत्ति है, और वो व्यक्ति विशेष जो है वो अब राष्ट्र हो गया है। अगर मोदी का अपमान है, नरेंद्र मोदी राष्ट्र हो गए हैं, राष्ट्र बना दिए गए ना। वो अब अमित शाह वगैरह जो अंदर संसद में खड़े होकर बोलते हैं मोदी का अपमान कर दिया, देश का अपमान है, जाति का अपमान कर दिया, देश का अपमान है। आप एज ए इंडिविजुअल कितना झुकेंगे, कितना झुक लेंगे? अगर पहले के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपतियों ने ये अपमान नहीं झेला और आपको झेलना पड़ रहा है तो कारण ये है कि आपने मौका दिया है, आप इतना झुके। लेकिन मैम ये बताइए कि इतने सारे सांसद अब बाहर हो चुके हैं, दिग्गज नेता बाहर हो चुके हैं, कईयों का सस्पेंशन हुआ, कईयों को क्या कहते हैं सदस्यता भी गंवानी पड़ी, राहुल गांधी को सदस्यता गंवानी पड़ी थी, वापस आए। लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसको किस नज़र से देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष में अनस्टेबिलिटी एट द लेवल ऑफ मेंबर्स इन पार्लियामेंट वो दिखाई दे रही है। देखो, अनस्टेबिलिटी नहीं है, अनस्टेबिलिटी नहीं है। जितने यहाँ बैठे वो इसलिए बाहर निकाले गए हैं क्योंकि वो पूछ लेते हैं, वो कह देते हैं, वो बोलना जानते हैं, वो बोलना जानते हैं, उन्हें मुद्दे पता है, उन्हें पता है कि कहाँ पे जो है गलत हो रहा है, कहाँ पे सही हो रहा है, कहाँ मुझे आवाज़ उठानी है, किसके लिए आवाज़ उठानी है। मुद्दों की बात ही नहीं करना चाहते, चर्चा के लायक नहीं है। पढ़े लिखे हैं भी तो आज इतने डम हो गए हैं कि वो है कि एक इलेक्शन से दूसरा इलेक्शन, दूसरे इलेक्शन से तीसरा इलेक्शन, और उसके बाद जो लोग डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, जो लोग कहना चाहिए कि लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी में यकीन रखते हैं, उनका अपमान करने का समय वो आज की डेट में जो लोग अंदर बैठे हैं उन्हें एक दूसरे से ही सवाल करने पड़ रहे हैं ना। डू यू थिंक कि 2024 के चुनाव में जो आपने बातें कही, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, महिलाओं का अपमान, क्या ये असल में जनता मुद्दा समझती है? क्योंकि मैं जिन लोगों से बात करता हूँ वो तो साफ तौर पे ये बोलते हैं कि क्यों देंगे नरेंद्र मोदी को वोट, कि राम मंदिर के नाम पे, 370 के नाम पे, ये मोटे मोटे मुद्दों की गिना देते हैं। मैं खुद आई एम ए प्रैक्टिसिंग हिंदू जी। प्रैक्टिसिंग का मतलब मैं दीक्षाधारी हूँ वृंदावन से, ठीक है, तटिया स्थान से मेरे गुरु हैं, ठीक है। मेरे घर में 500 से ज़्यादा गणपति विराजते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ईष्ट मेरे शिव है, ठीक है। मंदिर करती हूँ, व्रत करती हूँ, त्योहार करती हूँ, तीज त्योहार करती हूँ, सब करती हूँ, पर मुझे मेरे धर्म के लिए ठेकेदार नहीं चाहिए। कल आपको कुछ हो गया जो मेरे धर्म के ठेकेदार है तो मेरा धर्म मर जाएगा क्या? राम मंदिर मुद्दा नहीं है, राम मंदिर को मुद्दा बनाया गया, और जितने भी लोग राम मंदिर चिल्ला रहे हैं, इनसे भगवान राम की जिंदगी पे 5 सवाल करना, 5, और पूछना भगवान राम के बारे में। उसी दिन इनका सनातनी, इनका हिंदुत्व जो भी है ना, वो ऐसे आपके सामने फेक है, सब कुछ फेक है। वो न सिर्फ उनका बात करना फेक है, जबकि उनके बारे में मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि वो जिस सनातन की, जिस धर्म की, महिलाओं के जो कमेंट्स होते हैं, हम जैसे लोग कभी कुछ लिख देते हैं, उसके नीचे का कमेंट देखें, बिल्कुल वो भगवान राम के अनुयायियों की भाषा है। और भगवान राम जिसकी भव्यता भव्यता भव्यता, आज आप भगवान राम को पकड़ के अयोध्या ले जा रहे हैं, आत्ममुग्धता की हद है। और अगर अभी भी अगर लोग उसको ये सोचते हैं कि राम जो है नरेंद्र मोदी के होने से है, तो अमर कोई नहीं है। अगर मोदी जी और अमित शाह को कुछ हो जाता है, योगी जी को कुछ हो जाता है, होना है, पैदा हुए तो मरना है, तो क्या हम तो इच्छा करेंगे वो ईश्वर उनकी लंबी आयु करे। अरे कितनी भी लंबी आयु करे, कितनी भी लंबी आयु करे, अमर तो नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे धर्म का क्या होगा? हमारे धर्म को भी ठेकेदार चाहिए, 4 चौकीदार चाहिए। आज भी था, कल भी रहेगा।
धर्म इनके होने से बहुत पहले था और इतने पुराना सनातन धर्म जिसकी आपको ये नहीं पता उत्पत्ति कब है, उसे 500 साल पुराने धर्म से, पंथ से अगर आप डर रहे हैं। सबसे बड़ी बात बोलते हो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कौन है? नेता है, नहीं, इंसान है। कौन है? धर्म की बात कर रही हूँ, कौन है? वो हिंदू कहते हैं खुद को। गुजराती जैन है। जैन अमित शाह, नरेंद्र मोदी भी। दोनों लोग गुजराती जैन हैं। हाँ। जैन एक अलग संप्रदाय है। हमारे हिंदू धर्म के भगवान में जो लोग यकीन नहीं रखते थे, हमारे हिंदू धर्म के भगवान में जो लोग यकीन नहीं रखते थे, उन लोगों ने एक धर्म बनाया, एक पंथ बनाया। उस पंथ का नाम भगवान महावीर ने जैन धर्म रखा। उस जैन धर्म का अनुयायी अगर मुझ ब्राह्मण को बताएगा कि आपका धर्म कैसे बचेगा, तो मुझसे ज़्यादा बड़ी लानत की बात किसी के लिए नहीं है। यानी आपने धर्म को प्रैक्टिस ही नहीं किया। आपने धर्म को प्रैक्टिस ही नहीं किया। घर से निकलते हुए टीका लगाते हैं, लगा के निकल सकते हो, जाते हो ऑफिस? नहीं ना। लेकिन आज मैं आपकी बात नहीं, हाँ, आप पर्सनली तो मैं आप इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हो, मैं आप कम्युनिटी एज होल, एज अ कम्युनिटी एज होल बात कर रही हूँ। उस पे मेरा सवाल है। तो अगर ये मेरे धर्म के ठेकेदार हैं, 4 बल्लियाँ चाहिए मुझे मेरे धर्म के लिए, इनमें से एक भी बल्ली गिर जाएगी तो मेरा धर्म खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या यार, मतलब ग्रो अप, बड़े हो जाओ और धर्म को धर्म की तरह लो, राजनीति को राजनीति की तरह लो। थैंक यू। देखिए, इंडिया अलायंस का प्रदर्शन था, तमाम सांसद यहाँ पर मौजूद थे, तमाम कार्यकर्ता हर पार्टी के, इंडिया अलायंस के हर पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, CPIM से लेकर कांग्रेस टू DMK टू TMC, हर कोई यहाँ पर मौजूद था। और लगभग अब प्रदर्शन खत्म हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण दे चुके हैं, राहुल गांधी अपना भाषण दे चुके हैं और भीड़ इस वक्त जाने के माहौल में नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि फोटो सेशन मैं चाहूँगा ऊंचा करके और जूम करके दिखाया जाए कि किस तरीके का जो है मंच पे माहौल दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ता जा चुके हैं, फोटो सेशन चल रहा है और बात मोटा मोटी यही है कि जो सांसद बाहर किए गए हैं, असल में अब होने क्या वाला है, क्योंकि कुछ महीनों में ही, लगभग 3 महीनों में ही चुनाव होने हैं। 2 महीने में प्रचार शुरू हो जाएगा, एक कैंडिडेट की लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी और शुरू हो जाएगी राजनीति कि अब 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या इंडिया अलायंस, क्या नरेंद्र मोदी, क्या कोई और मोर्चा खड़ा हो सकता है? आपके पूरी वीडियो के बारे में विचार क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी सचिन के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से गारंट की रिपोर्ट। धन्यवाद।